हेलो एंड वेलकम। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टर्की अर्थक्वेक्स। टर्की में अर्थक्वेक आए हैं, भूकंप आए हैं, ये आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे। ये फिगर इतना ज़्यादा, ये तो 37,000 विच हैज़ ऑलरेडी ब्रीच दिस 37,000, 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इस भूकंप में। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग जिसे हम लोग बेटर कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ नेशनल डिज़ास्टर। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का टर्की अर्थक्वेक पर ही रहेगा। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ये अर्थक्वेक क्यों आया है। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली टर्की में हुआ क्या सबसे पहले, और फिर इस तरीके का डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हम लोग कहाँ कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, एडिशनली हम लोग इसे भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डेडली क्यों था। 40,000 लोगों का मर जाना, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। ठीक है, केस ऑफ इंडिया भी हम लोग स्टडी करेंगे कि इंडिया में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड हम लोग की क्या क्या तैयारी है, कि अगर कल को भारत में भूकंप आएगा तो हम लोग किस तरीके से अपने आप को तैयार किए हुए हैं टू फेस दिस सच काइंड ऑफ डेंजर। तो चलिए हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं टर्की की। दिस इज द एनाटोलिया प्लेटू रीजन। ये प्रॉपरली टर्की है, लेकिन थोड़ा बहुत ये यूरोपियन लैंडमास में भी एंटर कर जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, दिस इज इस्तांबुल, एक वन ऑफ द मेजर सिटीज है टर्की का। ठीक है, टर्की का कैपिटल इज अंकारा। ठीक है, और ये बॉर्डर करता है कंट्रीज लाइक सीरिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, और यहाँ पर ईरान एंड इराक ऑल्सो। ठीक है, टर्की से नॉर्थ साइड में यहाँ पे ब्लैक सी है और इस तरफ आता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसके बाद ये सीरिया, इजराइल, जॉर्डन स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से इजिप्ट के बाद अफ्रीका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका। तो टर्की एक ऐसे लोकेशन पर बेस्ड है जहाँ पे कि 3 कॉन्टिनेंट्स 3 साइड से हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टर्की में एक्चुअली हुआ क्या है। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअली एक फॉल्ट है। फॉल्ट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धरती यहाँ पे फटी हुई है, धरती फटी हुई है। वो आपको एक्चुअली ऊपर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जो क्रस्टल सरफेस है, मतलब ज़मीन का जो मेजर पार्ट है, उसको जब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे धरती एक्चुअली फटी हुई है। वो डिफरेंस की वजह से, वो गैप की वजह से उसे हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। और उन एरियाज़ में जहाँ पे भी फॉल्ट पाया जा सकता है, उन सभी एरियाज़ में हम लोग अर्थक्वेक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्की में 6 फरवरी की रात में पहला मैग्नीट्यूड आया, पहला अर्थक्वेक आया था ऑफ 7.8 रिक्टर स्केल पर। 7.8 इज अ वेरी मैसिव अर्थक्वेक, बहुत ही बड़ा डैमेज है ये। ठीक है, और इमीडिएटली सेकेंड अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का, और इतना ही नहीं, इसके इमीडिएटली बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आए थे। आफ्टर शॉक्स माइनर अर्थक्वेक होते हैं, हल्की हल्की धरती हिलती है, मे बी आपको पता भी नहीं चलता हो, लेकिन वो आफ्टर शॉक्स की वजह से जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो गिर जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अर्थक्वेक को समझ लेते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है, ये ईदर वीक या वायलेंट, लेकिन सडन मूवमेंट होगा। हल्का सा हिलेगा, नहीं तो बहुत ज़ोर से हिलेगा, लेकिन हिलेगा और अचानक से हिलेगा। ये आपकी पैर के नीचे की जो ज़मीन है वो अचानक से हिलने लगेगी। ठीक है, तो आपके आसपास ऑब्वियसली सभी चीज़ें हिलेंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हिल सकते हैं जो कि कोलैप्स हो जाने की चांसेस हैं। पानी में सबसे ज़्यादा आसानी से दिखाई देता है, अगर 5th फ्लोर या 19th फ्लोर पर अगर स्विमिंग पूल बना हुआ हो तो वहाँ पे आपको अचानक से वेव्स हल्के बनते हुए दिखाई देने लगेंगे। दिस इज़ ऑल काइंड एग्जाम्पल्स कि आप अपने आसपास में विटनेस कर सकते हो कि अर्थक्वेक है। ओके, अर्थक्वेक होता क्यों है, बिकॉज इट इज़ यूजुअली एट द प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, कि लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत 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 पुराने समय की बात है, उस समय धरती पर इंसान रहते भी नहीं थे। ठीक है, उस समय की बात है कि धरती पर एक ही लैंड मास था, इसका नाम था पैंजिया, और एक ही वाटर बॉडी थी, इसका नाम था पैंथेलेशिया। ठीक है, और ये लैंड मास एक दूसरे से टूट टूट के अलग होते गई, और जो आप प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स देख पा रहे हो अलग अलग जगहों पर, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ये सभी एक ही लैंड मास से निकल करके आई है। ठीक है,
हमारी धरती एक्चुअली अंदर में ऐसी दिखाई देती है। ये है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, दिस इज द क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो आप रेड कलर का जोन देख रहे हो, दिस इज द मैंटल, और मैंटल एक्चुअली सॉलिड नहीं है। क्रस्ट तो हम लोग देख सकते हैं, हमारे नीचे की जमीन ये सॉलिड है, लेकिन मैंटल ये एक्चुअली सॉलिड नहीं है। दिस इज, हम लोग इसे बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट, लेकिन होता ये सेमी सॉलिड है, ठीक है। एक पेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर है, और ये पेस्ट के मूव करने की वजह से ये क्रस्ट मूव करता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कोर, ठीक है। तो ओवरऑल अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दिस इज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो प्लेट बाउंड्रीज को समझने के लिए, प्लेट बाउंड्रीज के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने ये देखा कि पैंजिया बेसिकली एक लैंडमास थी, और वो लैंडमास अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती चली गई, ठीक है। वो टुकड़ों के बंटने की वजह से ये सारे प्लेट्स बने हैं। अब इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक बड़ा सा केक है, ठीक है। इस केक को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक केक को एक एक प्लेट पर रख रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस केक बेसिकली इज द क्रस्ट, और इस क्रस्ट में भी वो लैंड मास है, ठीक है। इसके बाद ये जो केक है जिस प्लेट पे रखा हुआ है, इसे हम लोग एक्चुअली इस वीडियो में प्लेट ही बोल रहे हैं, ओके। वी आर कॉलिंग इट एज प्लेट। और ये सभी प्लेट्स को, ढेर सारे ऐसे ऐसे प्लेट्स थे जिस पे ये केक रखा हुआ है, ये सारे प्लेट्स को हम लोग पानी के ऊपर रख दे रहे हैं। तो वो क्या होगा, प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगे, कोई एक दूसरे के पास आ गया, कोई एक दूसरे के दूर जाएगा, लेकिन ये दोनों, ये सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर इज दिस। अगर आप इसे देखोगे तो ये है प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स, ठीक है। ये हमारा है इंडियन प्लेट, और ये अरेबियन प्लेट। यहाँ एक और छोटा सा प्लेट है, दिस इज द एनाटोलिया प्लेट। तो ये जो टर्की है ये ट्राई जंक्शन पर है। इस तरफ है अफ्रीकन प्लेट, ये है एनाटोलियन प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये एनाटोलिया का जो प्लेट था, ये एक्चुअली अलग अलग प्लेट्स के पास में था, और किसी भी एक प्लेट से जो वो ये टकराया है, तो इस तरीके का ये फॉल्ट पर अर्थक्वेक विटनेस किया गया है, ओके। ये डिस्टेंस वाइज इतना है, लेकिन टर्की का जो अर्थक्वेक आया था, इसे यहाँ पे भी विटनेस किया गया था, दैट इज ग्रीनलैंड। अब आप समझ सकते हो कि एक सिंपल अर्थक्वेक के आ जाने की वजह से कितनी दूर तक की जमीन को असर पड़ जाता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ प्लेट बाउंड्री, ठीक है। प्लेट बाउंड्री का कंसेप्ट ओवरऑल इतना ही है कि ये पूरी धरती जो है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये प्लेट्स जब जब एक दूसरे से टकराएंगे तब तब हम लोग एक दूसरे के साथ अर्थक्वेक विटनेस करेंगे, ठीक है। कुछ और भी ज्योग्राफिकल फिनोमेनन होते हैं, लेकिन अभी हम लोग उन सब में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वी विल बी रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू अर्थक्वेक। लेकिन ये तो था नेचुरल कॉज। एंथ्रोपोजेनिक कॉज, मेरे और आपके जैसे लोगों की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो वन सच अर्थक्वेक हम लोग ने इंडिया में भी विटनेस किया था, ठीक है। एग्जाम्पल इज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। रिजर्वॉयर इंड्यूस मतलब जब हम लोग बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा हटाते हैं, उस ज़मीन के टुकड़े में हम लोग पानी भरते हैं, और वहाँ पे हम लोग डैम बनाते हैं। वो पानी को जब हम लोग गिराते हैं, वहाँ से टरबाइन जनरेट करते हैं, और हम लोग हाइडल पावर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो जमीन का टुकड़ा हम लोग हटाते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड। और सीस्मिसिटी, जब उतने बड़े टुकड़े को हटाने की वजह से वहां पे अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है। इंडिया में जो ऐसा अर्थक्वेक विटनेस किया गया है, दिस वाज कोयना डैम, ठीक है। This was an example of reservoir induced seismicity. Other than this, mining में भी हम लोग earthquake witness करते हैं। माइनिंग में जब भूकंप बहुत जोर के झटके में आती है, तो वहाँ पे भी हम लोग अर्थक्वेक को विटनेस कर सकते हैं। माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बॉम्ब्स, एक्चुअली लिटरली बॉम्ब्स को किसी एरिया में एक्सप्लोड कराते हैं, सो दैट कि वो पहाड़ टूटे और वहाँ से हम लोग माइंस को निकाल पाएँ। इस बॉम्बिंग, ये जो पहाड़ तोड़ने की प्रक्रिया है, इसकी वजह से वहाँ के आसपास में बहुत बार अर्थक्वेक विटनेस किए जाते हैं, ओके। द थर्ड थिंग इज न्यूक्लियर टेस्टिंग। न्यूक्लियर टेस्टिंग मतलब जब हम लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च किए, ठीक है, और या फिर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो झटका जो वहाँ पर जनरेट होता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। सो नॉट ओनली नेचर, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स, ओके। तो
अब अगर अर्थक्वेक आ गया तो इसे हमारे पास नापने का मतलब मेजर करने का क्या क्या तरीका होता है। एक होता है रिक्टर स्केल, जिसे हम उन लोग बहुत कॉमनली वैल्यूज देखते हैं। अभी भी आप देखिए 7.8 या 7.5 जो लिखा हुआ था ये रिक्टर स्केल का ही वैल्यू था, ठीक है। लेकिन 8 या 8 से ऊपर के मैग्नीट्यूड के लिए अब हम लोग रिक्टर स्केल नहीं यूज़ करते हैं, अब हम लोग यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं मोमेंट्स मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। ये अप टू 7 तक के लिए भी रिक्टर स्केल चलता है, लेकिन 7 के बाद इसे हम लोग मोमेंट्स मैग्नीट्यूड स्केल पर मेजर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जैक्ट रीडिंग बता सकता है फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो होगा वो इस तरीके की एक मशीन होती है जो इस तरीके का एक प्रिंटर, वो पेन पेपर पे चलता रहता है, और जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा ये पेन मूव करेगा, जिसकी वजह से हम लोग अर्थक्वेक को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पे आया, ओके। सो सिस्मोग्राफ वो मशीन होती है जिसे हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। एक होता है मर्कली स्केल। मर्कली स्केल बेसिकली अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नहीं मेजर करता है, वो क्या मेजर करता है कि इसने डैमेज कितना किया, ठीक है। तो मर्कली स्केल एक्सटेंट ऑफ डैमेज के बेसिस पे कैटेगराइज करेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में अर्थक्वेक बहुत ही माइनर मैग्नीट्यूड का है, लेट्स से 2 या 3 या 4, ठीक है। 4 के बाद फिर ये सीरियस होने लगता है। तो 2, 3, 4 के आसपास का अगर रिक्टर स्केल पे वैल्यू आए, लेकिन यहाँ कंजस्टेड है बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स अगर डैमेज हुए तो इसका मर्कली स्केल का वैल्यू बहुत हाई होगा, ऑल्दो रिक्टर स्केल का वैल्यू कम होगा, ओके। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक टर्की में जो आया ये इतना ज़्यादा डेडली क्यों था। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर इसकी मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक ही था कि ये बहुत ज़्यादा डेडली बन गया। लेकिन एडिशनली ये भी रीज़न थे कि इसके बाद जो भी अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आए ये लगभग 100-150 थे, लेकिन ये बहुत शैलो थे। शैलो होने की वजह से, क्योंकि ये ज़मीन की सतह से बहुत नज़दीक थे, तो ये आराम से ज़मीन को अच्छी तरह से हिला पाए, और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग्स या काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स गिर गए, और उन मलबों में दबे हुए लोग जो हम लोग देख रहे हैं कि 40,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, ठीक है। एक और रीज़न कि टर्की में इतने मेजर अर्थक्वेक्स क्यों आए इज़ बिकॉज कि इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ 3 प्लेट्स, ठीक है। 3 प्लेट के जंक्शन में के बीच में होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाया, क्योंकि तीनों प्लेट शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन जो था ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन एक और फैक्टर था, दैट इज़ नो मेजर अर्थक्वेक इन पास्ट 200 ईयर्स। जब किसी जगह में जो कि फॉल्ट, जिस जगह पे फॉल्ट है लेकिन अर्थक्वेक नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा सालों से, तो वो क्या होता है कि हर एक फॉल्ट अपना एनर्जी सेव करके रखता है। एक बार झटका लगा, ऊपर कुछ नहीं पता चला लेकिन अंदर में एनर्जी सेव हो गया, फिर झटका लगा, फिर ऊपर कुछ नहीं पता चला, अंदर एनर्जी सेव हो गया। और ये सेव होते होते अगर किसी एक झटके में ज़ोर से निकल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा, ठीक है। तो नो मेजर अर्थक्वेक इन पास्ट 200 ईयर्स। अगर माइनर अर्थक्वेक से भी वो एनर्जी रिलीज होता रहता तो ये इतना बड़ा डैमेज नहीं होता। एडिशनली एक टाइम ऑफ क्वेक, रात में 2-2:30 बजे के आसपास अर्थक्वेक आना, या लेट इवनिंग जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे उस समय में अर्थक्वेक आना, ऑब्वियसली वो सारे बिल्डिंग्स जब गिरे तो उनके अंदर लोग दबे कुचले हुए थे, ठीक है। ये डैमेज को और भी बढ़ाने का फैक्टर था एक्सट्रीम विंटर्स एंड स्नोफॉल। ये पूरे जगह में विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श थे, जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स को भी बहुत हद तक असर कर रहे थे। इतनी ठंड थी कि लोग वहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स को या इवैक्यूएशन एफर्ट्स को नहीं फ्रुक्टिफाई कर पा रहे थे। और सीरिया में जो वेस्ट सैंक्शंस लगे हुए थे, या फिर ये कह सकते हो कि सीरियन रेबल्स जो थे वहाँ पर, वो और एफर्ट को उस एरिया में नहीं जाने दे रहे थे, ओके। जिसकी वजह से इवैक्यूएशन एफर्ट या ये डैमेज और भी ज़्यादा बद से बदतर होता चला गया। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या केस है। इंडिया का केस कैसा है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन, ओवरऑल जो कैलकुलेशन किया जाता है कि आपके पास वो फॉल्ट के एरिया के पास एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन कितना है, कि वो हर एक शिफ्ट के बाद कितना एनर्जी को लेकर के रखे हुए हैं, और मूवमेंट अलोंग द स्लिप फॉल्ट, कि अगर वो फॉल्ट है तो उसके अलोंग कुछ एनर्जी सेव हुआ, उसके अलोंग जो मूवमेंट हुआ, ठीक है, इतना एनर्जी वो रिलीज कर चुका है, फिर थोड़ा मूवमेंट हुआ, फिर कुछ एनर्जी रिलीज किया है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर एनर्जी रिलीज होता रहेगा तो हल्के हल्के शॉक्स आते रहेंगे। आप बहुत कॉमनली
खास करके इस एरिया में, मतलब दिल्ली में सुनते होगे अर्थक्वेक आया है, या अफगानिस्तान, काबुल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, इन सभी एरियाज में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत माइनर अर्थक्वेक रहता है क्योंकि एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके रिलीज कर रही है। इस एरिया में अगर अर्थक्वेक आया भी आगे, अगर इन फ्यूचर अर्थक्वेक आया तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होगा, टच वुड। लेकिन ये जो सेंट्रल हिमालय का रीजन है, यहाँ पे बहुत सालों से अर्थक्वेक नहीं आए हैं। मतलब ठीक है, ओके, नेपाल में आया था लेकिन उसके बाद नहीं आया है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सालों से अर्थक्वेक नहीं आया एंड दिस इज़ अ मेजर फॉल्ट, तो ये पूरी एनर्जी को कंजर्व करके रखा हुआ है। ये एनर्जी को कंजर्व करने की वजह से क्या होगा कि जब ये झटका लगेगा तो ये झटका बहुत ज़ोर का आएगा। ओके, टर्की में दिस वाज मोर देन 200-300 ईयर्स ऑफ स्ट्रेन जो कि ये रिलीज हुआ था। टर्की में जिस तरीके का अर्थक्वेक आया था इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि जो दो प्लेट हैं ये ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये एक दूसरे के से सटे हुए हैं और सटे सटे ही मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाने के चांसेस रहते हैं। पूरी की पूरी फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग डैमेज हो जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इस तरीके का अर्थक्वेक इंडिया में आया तो कहाँ तक हम लोग प्रिपेयर्ड है, ठीक है। हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी। ये न्यू दिल्ली बेस्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करती है, ठीक है। ये जो बॉडी है ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग करती है कि इंडिया में कौन कौन सा रीजन कितना ज़्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। ये जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेगी उसके हिसाब से हम लोग बिल्डिंग्स के लिए कोड बनाएंगे। मतलब इस एरिया में 7वीं मंजिल से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, आपको अंडरग्राउंड में ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप इन मटेरियल का यूज़ करना मैंडेटरी है। तो इस तरीके का कुछ बिल्डिंग कोड्स होता है जो इस वल्नरेबिलिटी मैप के बेसिस पर बनाया जाता है, ठीक है। और एक मेजर स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है दैट इज़ कि एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम्स को हम लोग मर्ज कर दिए हैं बाय पोस्ट रिहैबिलिटेशन डिजास्टर्स मेजर्स। मतलब कि लेट्स से कि हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट या अंत्योदय मिशन ऑलरेडी चलाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके तहत जो भी लोगों को अनाज देना है वो हम लोग ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी देने लगेंगे अगर आप कोई डिजास्टर के विक्टिम रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इंटीग्रेट कर दिए हैं इन दोनों स्कीम्स को। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बेनिफिशियरी होने की ज़रूरत है अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट या अंत्योदय मिशन। इवन इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ डिजास्टर तो भी आप उसके बेनिफिट्स को उठा सकते हो। ये इंटीग्रेशन का एडवांटेज था। अब एक लास्ट स्टेप में हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग कोड बने तो हुए हैं नो डाउट, लेकिन इसे एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। दिस इज़ अ मेजर फ्लॉ कि अगर रूल्स बने हुए और उसे एनफोर्स नहीं किए जा रहे तो ऑब्वियसली हमारे लेवल पर कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करना, मतलब इनमें अब हम लोग मेजर चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, इनके बिल्डिंग मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, 9th फ्लोर को घटा के 7th फ्लोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि इनकी नींव को मजबूत किया जाए, रेट्रोफिट किया जाए फॉर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। लैंड यूज प्लानिंग को भी हम लोगों को कैटेगराइज करना होगा कि किस एरिया में हम लोग किस तरीके की बिल्डिंग्स को अफोर्ड कर सकते हैं और हाई राइज को थोड़ा कम रखने की कोशिश करें। ये सब प्लानिंग हमें लैंड यूज प्लानिंग के अंदर में करना होगा। और इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग की अगर इस तरीके की आपदा आ गई तो हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स क्या होगा। कम्युनिकेशन चैनल्स ब्रेक कर जाते हैं, इवैक्यूएशन एफर्ट्स में और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचा कैसे जाए या आपदा में इन सभी चीज़ों को से कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो ये था हमारा टर्की से रिलेटेड अर्थक्वेक का टॉपिक। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।